डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें चाहे यहां से कट करना हो, चाहे जो हमारे पास होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें भी इसको इंटर करवाने के लिए कटिंग की जाती है, कैंचियां यूज होंगी। चाहे इस डीएनए से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटना हो, चाहे यहां से काटना हो, कहीं से भी काटना हो, तो उस कटिंग के लिए हमारे पास कैंचियां होनी चाहिए। कोई कपड़ा काटना हो, कोई रिबन काटना हो तो रिबन तभी हम काट सकते हैं जब हमारे पास काटने के लिए कोई मशीन, कोई चीज अवेलेबल हो, कोई टूल अवेलेबल हो। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो डीएनए है उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करने के लिए, ये आगे हम देखेंगे वेक्टर्स, उसके लिए भी जगह बनानी पड़ती है। तो जो काटने के काम होता है उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे, छोटे लेवल पे, डीएनए के लेवल पे कैंचियों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कैंचियों की जरूरत पड़ती है। तो अगला जो टूल है, पहला तो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम कौन से जीन को काटने जा रहे हैं। फिर दूसरा है कि किस तरीके से काटने जा रहे हैं, हमारे पास कैंचियां कौन कौन सी हैं, कि इसको हम बोलेंगे जो दूसरा टूल है दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर्स। दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर कैंचियां हमारे पास होनी चाहिए, या इसको बायोलॉजी की प्रॉपर टर्म में हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन। क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस बता गई। तो दूसरी चीज जो हम समझने जा रहे हैं, जो दूसरा टूल है जिसको हमने देखना है, वो ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर कैंचियां हों, हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हों जिसकी वजह साथ हम किसको काट सकें, जिसके साथ हम डीएनए को काट सकें। अब यहां पे अगर हम गौर करें तो आखिर में क्या आ रहा है? एज आ रहा है। तो इट्स मीन कि यहां पे जो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम्स हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए को कट करते हैं। डीएनए को क्या करते हैं? कट करते हैं। उनको न्यूक्लियेसिस एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियेसिस एंजाइम। अब ये बिलफर्ज डीएनए है, ए टी टी जी सी सी टी ए टी जी जी, ये एक डीएनए है। इसका कंप्लीमेंट्री हम बना लेते हैं। तो टी ए सी जी जी, उसके बाद ए, फिर टी, फिर ए, फिर सी, फिर सी। ये हमारे पास एक डीएनए है और इस डीएनए को हम चॉप अप करना चाह रहे हैं, इस डीएनए को हम काटना चाह रहे हैं। तो उसके लिए न्यूक्लियेसिस एंजाइम यूज करेंगे। लेकिन न्यूक्लियेसिस एंजाइम जो है वो दो टाइप्स के आपको मिलेंगे। कितने टाइप्स के मिलेंगे? दो टाइप्स के मिलेंगे। कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो कि टर्मिनल से काटेंगे, यहां से काट देंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, या यहां से काट देंगे, फिर यहां से काट देंगे, फिर यहां से काट देंगे। ये जो एंजाइम है जो कोनों से, जो एंड से हमारे पास डीएनए को काटना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियेसिस। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियेसिस। यहां पर जो है वो एंडोन्यूक्लियेसिस है। एंडोन्यूक्लियेसिस क्या होंगे? ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए को बीच में से काटेंगे। मतलब ये बहुत बड़ा डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ये जो एंडोन्यूक्लियेसिस है वो इन कोनों से नहीं काटेंगे, वो आके यहां से काट देंगे, आके यहां से काट देंगे, आके यहां से काट देंगे। तो क्या है? डीएनए की ये एक स्ट्रैंड बन जाएगा, एक हमारे पास ये हो जाएगा, एक हमारे पास ये हो जाएगा। डीएनए को मुख्तलिफ जगहों से बीच में काट दिए। तो ये ऐसे एंजाइम जो कि डीएनए को बीच में से काटते हैं, कोनों से नहीं काटते, उनको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेसिस। उनको क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियेसिस। तो यहां पर जो एंजाइम्स होंगे वो हमारे पास डीएनए को कहां से काटेंगे? दरमियान से काटेंगे, उस जगह से काटेंगे जहां हमें चाहिए होते हैं। जहां हमें क्या होनी चाहिए? चाहिए होते हैं, तो वो हमारे पास वहां से एंजाइम्स को काटेंगे। इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेसिस। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस क्यों बोलते हैं? कि सिंपली हमारे पास ये या बेसिकली क्या है कि हमें बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को अपने फायदे के लिए यूज करना। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, खास तौर पर क्या होता है, हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया के डीएनए में कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है, जब वो ट्रांसलेट होता है तो उससे हमारे पास एंजाइम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एंजाइम्स। कौन से वाले एंजाइम्स? हमारे पास एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम्स बनते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई फेज वायरस, जो फेज हमारे पास वायरस होता है, जब वो इन पे अटैक करता है,
इन पे अटैक करता है तो हमारे पास सिंपली क्या है, फेज क्या करता है हमारे पास कि वो अपना जो डीएनए वगैरह है उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है। फिर ये डीएनए जो है, वायरस का जो डीएनए है वो हमारे पास बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करता है, काबू कर लेता है और इस तरीके से पूरे बैक्टीरिया को खराब कर देता है। लेकिन क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है। सिंपली क्या है, इस वायरस को डिफीट करने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये बैक्टीरिया एंजाइम्स रिलीज करते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस। क्या रिलीज करते हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस। और ये एंडोन्यूक्लियेजेस जाके ये जो वायरस का डीएनए है इसको काट देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, चॉप अप कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वायरस को क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं अपना काम करने से, उसको काट देते हैं। तो इसकी वजह से इन एंजाइम्स को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। अब ये नेचर में होने वाला एक फिनोमिना है कि बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं खास तौर पर जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बोलते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जब कोई वायरस अपना डीएनए इंटर करता है तो उस वायरस को जाके, उस वायरस के डीएनए को जाके काट देता है और इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो अपना डिफेंस कर लेते हैं, अपने आप को वायरस से बचा लेते हैं। तो इसकी वजह से उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बोलते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो खूबी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की कि यार ये एंजाइम तो डीएनए को काट रहे हैं, तो क्यों ना इन एंजाइम्स को हम अपने फायदे के लिए यूज करें। क्योंकि हमने भी क्या करना है, हमने भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करने के लिए डीएनए को काटना है। किसको काटना है, डीएनए को काटना है। तो तकरीबन 1970 में, कब, 1970 में पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ था। और उसके बाद कई रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं वो डिस्कवर होते चले गए। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो है ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए को बीच में से काट देते हैं उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम। आपको पता होना चाहिए कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी है वो बैक्टीरिया के अंदर नेचुरल होती है। ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब कोई वायरस वगैरह आता है तो उसके डीएनए को चॉप अप कर देते हैं, उसके डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे काट देते हैं। इसकी वजह से उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बोलते हैं। और इन एंडोन्यूक्लियेजेस को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। तो याद रखना, रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, ये जो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, ये एवं कहीं पे कट नहीं लगाते, इनको कट लगाने के लिए जो डीएनए तुम दे रहे, जो डीएनए को तुम लोगों ने कटवाना है उसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे सीक्वेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन, सीक्वेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन या ओरिजिन ऑफ रिस्ट्रिक्शन या डीएनए का सीक्वेंस या कोई भी और अगर नाम होता है तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। हमारा जो डीएनए है उसके अंदर ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिस पे वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो एक्ट कर सके। मैं मिसाल के तौर पर देता हूं, कई हमारे पास एंजाइम्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम करते हैं, जैसे कि इको R1 है। क्या हमारे पास इको R1, एशेरिका कोलाई R1 स्ट्रेन, इसका हम किसी और लेक्चर में देखेंगे इको R1 कैसे नाम दिया जाता है, इसको नेमिंग कैसे की जाती है, इसके जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अभी जानबूझ के छोड़ रहा हूं। तो इको R1 है वो हमारे पास क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट लगाने के लिए, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जहां पर भी डीएनए के अंदर ये सीक्वेंस मिलता है GAATTC, मतलब ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, डीएनए के अंदर जहां इसको ये वाला हमारे पास सीक्वेंस मिलता है वहां पे ये कट लगाएगा। सीक्वेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन जो है वो जहां उसको मिलता है वहां पर उस पे कट लगाएगा। ठीक होगा। उसके बाद एक और हमारा BAMH1, उसको जब भी GGATCC मिलता है तो वहां पे वो कट लगाएगा। इसी तरह KPN1 है वो GGTCC जहां उसको मिलता है वहां पे कट लगा सकता है। इसी तरह SMA1 है, SMA1 वो GGGCC जहां उसको मिलता है वहां पे वो कट लगाएगा। हर जगह पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट भी नहीं लगाएगा।
तो ये जो खास किस्म की सीक्वेंस होती है इसको सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, या बुक में अगर कोई और नाम है तो वो इसी को बोलते हैं। होप सो कि समझ आ रही है कि हमारे पास सीक्वेंस एक खास किस्म का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आके कट लगाएगा, आके वहां से काटेगा, उसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन या ओरिजिन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, या हमारे पास साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। और क्या है हमारे पास? साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जहां पे मतलब एक जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसने कट लगाना होगा, उसको साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब ये जो साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है इसको थोड़ा सा हम मजीद क्या करते हैं? इलेबोरेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेबोरेट करते हैं। मैं यहां पे एग्जांपल कंसीडर करता हूं बैम H1 का। किसका? बैम H1 का। इस चीज को समझो, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिसाल के तौर पर ऑब्टेन करना है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ये एक बहुत बड़ा एक डीएनए है। ये क्या है हमारे पास? एक बहुत बड़ा कोई किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, और उस डीएनए में हमारे पास ये सीक्वेंस है। बिलफर्ज ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है उसका, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम है। और इस डीएनए के अंदर हमारे पास ये वाला सीक्वेंस आगे ऐसे है, जी जी ए टी सी सी। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो कैसे बनेगा? सी सी पी ए जी और जी। क्या है हमारे पास? एक बहुत बड़ा डीएनए है, उसके अंदर ये एक सीक्वेंस है जो कि पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस डीएनए के ऊपर एक एंजाइम है वो एक्ट करवाता हूं, वो छोड़ देता हूं, कौन से वाला? बैम H1। कौन से वाला? बैम H1। अब बैम H1 जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो एक मॉलिक्यूलर सीजर है। वो हमारे पास डीएनए के अंदर कट लगाएगा, लेकिन किस सीक्वेंस पे लगाएगा? उस पूरे डीएनए में देखेगा, जहां जहां उसको ये वाला सीक्वेंस मिलेगा वहां पे वो कट लगाएगा। वहां पे वो क्या लगाएगा? कट लगाएगा। लेकिन कैसे कट लगाएगा? बिलफर्ज यहां पे जब भी हमारे पास ये बैम H1 है, जहां पर भी इस सीक्वेंस के अंदर भी जी जी अटैच होंगे वहां पे कट लगाएगा। मतलब ये एक सीक्वेंस है, इसमें ये जी जी जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में अटैच है, तो यहां पे कट लगा देगा। यहां पे जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा, और ये जी जी है तो यहां पर भी उसको ब्रेक कर देगा। यहां पर भी इसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा गौर से देखते हैं तो ये जो सीक्वेंस है कौन से वाला? जी जी ए टी सी और सी, और इसका जो ऑपोजिट कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड में देखें तो सी सी टी ए जी जी। ये एक अलग स्ट्रैंड है, ये एक अलग स्ट्रैंड है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना। तो अगर हम इसको रीड करते हैं तो दैट इज जी जी ए टी सी सी। मतलब अगर इस साइड से हम इसको रीड करते हैं तो भी जी जी ए टी सी सी है। अगर हम इस साइड से रीड कर रहे हैं, इस स्ट्रैंड को इस साइड से रीड करते हैं तो जी जी ए टी सी सी। इस साइड रीड करें तब भी वही सीक्वेंस है जी जी ए टी सी सी, इस साइड से रीड करें तब भी ये सीक्वेंस है जी जी ए टी सी सी। तो दोनों साइड से रीड करने पर हमें अगर सेम सीक्वेंस मिल रहा है तो इस तरह के सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं? इस तरह के सीक्वेंसेस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। इसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ऐसे सीक्वेंसेस डीएनए के अंदर, ऐसे सीक्वेंसेस जो कि जिस भी साइड से, चाहे लेफ्ट से रीड करो राइट से रीड करो, वो सेम सीक्वेंस हो तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और ये 4 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 है तो 4 वाले भी हो सकते हैं और 8 वाले भी हो सकते हैं। तो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल ऐसा सीक्वेंस जिसको चाहे हम लेफ्ट से रीड करें या राइट से रीड करें, वो हमारे पास सेम ही सीक्वेंस हो, एक दूसरे का रिवर्स ऑर्डर हो, तो वो हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनता है। अगर इसको यहां से जी जी ए टी सी सी, अगर इस तरह से, तो ये उसी का रिवर्स है। जी जी ए टी सी सी क्या है? उसी का रिवर्स है। यहां से रीड करें, यहां से रीड करें, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, सेम भी होते हैं और रिवर्स ऑर्डर में भी होते हैं। ये बात याद रखना, सेम भी है और रिवर्स भी है। यहां से क्या है?
लेफ्ट में, वहां से क्या है राइट में, और है भी सेम। तो इस तरह के सीक्वेंसेस को हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और ये जो साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का होना जरूरी है, क्योंकि हर जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डिफरेंट है। उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर भी जो BAMH1 है वो GG के दरमियान क्या लगाएगा, कट लगाएगा। GG के दरमियान क्या लगाएगा, कट लगाएगा। तो यहां से इसको थोड़ा सा करते हैं कि बिलफर्ज यही DNA है, इसके अंदर BAMH1 हमने इंसर्ट कर दिया, BAMH1 उसमें डाल दिया। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जब इसको ये वाला सीक्वेंस मिलेगा तो वो उसके जो दो ग्वानिन के दरमियान फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, जो इनका बैकबोन है, जिसकी वजह से दो ग्वानिन आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो दो ग्वानिन वाले न्यूक्लियोटाइड है उनका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देगा, और यहां से ये DNA का स्ट्रैंड कट जाएगा और यहां से ये DNA का स्ट्रैंड कट जाएगा। तो कटने के बाद देखो ये एक DNA था, आ रहा था यही वाला 5 प्राइम, कौन सा वाला 5 प्राइम। तो इसके जब यहां पे बिलफर्ज कट लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, कट लगेगा, तो ये जो एक G है वो इधर ही रह गया, और अगला G जो है वो उससे कट गया। तो अगला G इसको मैं यहां पे बना लेता हूं कि ये G है, उसके बाद A है, फिर T है, फिर C है, फिर C है, और आगे मजीद पुराने वाला DNA है जो 3 प्राइम एंड पे खत्म हो रहा है। इसी तरीके से अगर इस वाले स्ट्रैंड को मैं देखता हूं तो ये भी हमारे पास क्या था, 3 प्राइम था, क्या था 3 प्राइम DNA आ रहा था, और उसके साथ कट अब यहां पे लगा हुआ है, तो ये सारा इसके साथ जुड़ा होगा ऐसे C C T A और G। उसके बाद क्या लगा था, कट लगा था, तो यहां से ये जो DNA है वो टूट गया, और यहां पे फिर से ये आखिरी G और आगे बाकी जो DNA था वो 5 प्राइम पे जा रहा था। अब ये यहां पे गौर से एक बात देखो, ये 5 प्राइम है तो इसका ये वाला एंड, अब ये DNA का सेगमेंट अलग है, गौर से देखो, ये जो DNA का सेगमेंट है इसको मैं कर देता हूं, ये DNA का सेगमेंट हमें अलग मिल रहा है, ये क्या है, अलग है, कट लग गया यहां पे। एक DNA का सेगमेंट ये है, एक DNA का सेगमेंट ये है, DNA ने काट दिया, इस जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने इस DNA को काटा है। लेकिन इसको थोड़ा सा और से देखना, अगर इसको हम इस एंड को देखते हैं तो ये 5 प्राइम था, मतलब यहाँ पे फास्फेट ग्रुप है, और जाते जाते उसका दूसरा एंड कौन सा होगा, 3 प्राइम होगा। क्या होगा, 3 प्राइम होगा। ये वाला एंड क्या होगा उसका, 3 प्राइम। इसका अगर इस स्ट्रैंड को देखते हैं तो ये अगर 3 प्राइम एंड है तो ये जा रहा है, इसका दूसरा जो एंड होगा वो क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा। क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा। अगर इसी तरीके इसको देखते हैं, इस वाले स्ट्रैंड को देखो, तो ये वाली साइड जो है, ये साइड 3 हमारे पास एंड थी, तो ये इसका दूसरा कौन सा होगा, 5 प्राइम होगा। इसी तरह ये 5 प्राइम थी तो इसका दूसरा कौन सा होगा, 3 प्राइम। ये एंड में बता रहा हूं। अब यहां पे से देखो, ये DNA जो है इसकी भी एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की दुम निकली हुई है। क्या है, कटने के बाद अगर इस DNA के स्ट्रैंड को देखते हैं तो इसकी भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड, किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड क्या निकली हुई है, दुम निकली हुई है। और अगर इस सेगमेंट के देखते हैं तो इसका भी एक सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास क्या निकली हुई है, एक दुम निकली हुई है। और अगर गौर से देखते हैं तो वो जो एंड है वो हमारे पास 5 प्राइम वाला है, ये दुम जो है वो भी 5 प्राइम है, ये वाली दुम जो है ये भी 5 प्राइम है, 3 प्राइम पे नहीं है दुम, 5 प्राइम जो हमारे पास दुम है वो इसकी वजह से बन रही है। तो इस तरीके से जो कट लगता है BAMH1 या कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर वो इस तरीके से कट लगाए कि हमारे पास दोनों जो DNA है उनसे सिंगल स्ट्रैंडेड एक दुम बाहर निकल आए, तो इस तरह के कट को बोलते हैं स्टैगर्ड कट। इस तरह के कट को क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कट। और ये जो एंड्स होते हैं इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। इसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। ये जो छोटी छोटी दुमें होती हैं, 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड्स वाली, 6 न्यूक्लियोटाइड्स वाली, 8 भी हो सकते हैं, तो ये जो दुमें हैं इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। और ये हमारे पास जो कट होता है उसको बोलते हैं स्टैगर्ड कट। और ये स्टैगर्ड कट कौन से वाला, ये जो स्टिकी एंड्स हैं वो कौन से वाली बनी, 5 प्राइम वाली बनी है।
कौन सी वाली बनी है? 5 प्राइम वाली, क्योंकि अगर इस दुम को देखें तो इसका ये भी 5 प्राइम पे है, इस दुम को देखें तो वो भी 5 प्राइम पे है। तो होप सो कि ये बात समझ आ गई कि स्टैगर्ड कट क्या होता है और स्टिकी एंड्स क्या होती है। क्या है? स्टैगर्ड कट क्या होता है और स्टिकी एंड्स क्या होती है। अब जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो या तो स्टैगर्ड कट लगाते हैं, मतलब जो दुम प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा, या फिर वो ऐसी जगह पे कट लगाएगा कि उससे डीएनए के अंदर कोई स्टैगर्ड कट नहीं बनेगा, उसके अंदर कोई स्टिकी एंड्स नहीं बनेगी। उस कट को हम बोलते हैं ब्लंट कट। उसको क्या बोलते हैं? ब्लंट कट। ये तो स्टिकी एंड्स की हमें समझ आ गई कि एक डीएनए था हमारे पास, ये वाला क्या था? ये वाला। जब उसको काटा तो एक डीएनए हमारे पास ऐसे बन गया, मतलब एक डीएनए ऐसे बन गया और एक डीएनए जो है वो हमारे पास ऐसे बन गया। इस डीएनए की भी ये दुम निकल आई जिसको स्टिकी एंड बोलते हैं, और इस डीएनए की भी ये दुम निकल आई जिसको स्टिकी एंड बोलते हैं। तो इस तरह के जो कट है उसको बोलते हैं स्टैगर्ड कट। उसको क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कट। क्या हो सकता है अगर इस डीएनए, ये वाला डीएनए, इसको हम यहीं से काट दें तो क्या है कि ये सेगमेंट अलग हो जाएगा, ये सेगमेंट अलग हो जाएगा, इसकी भी कोई दुम नहीं होगी, ये सेगमेंट अलग हो जाएगा डीएनए का, इसकी भी कोई स्टिकी एंड नहीं होगी। तो इस तरीके के कट को बोलते हैं ब्लंट कट। क्या बोलते हैं? ब्लंट कट। अब इसकी भी एग्जांपल जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ब्लंट कट की एग्जांपल क्या है हमारे पास। तो सिंपल उसी डीएनए को हमने दोबारा से कंसीडर करना है, लेकिन अब यहां पे जो सीक्वेंस है वो हमारे पास है जी जी जी। क्या सीक्वेंस है? जी 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 और सी सी सी। इसका अगेंस्ट यहां पे सी 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 जी जी जी। तो पहले तो ये देखो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। अगर हम यहां से करें तो जी 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 सी सी सी। अगर इसका रिवर्स ऑर्डर हम यहां से देखते हैं तो भी जी 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 सी सी सी, मतलब एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है एक डीएनए के अंदर, और इसके ऊपर मैं डाल देता हूं एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम केपी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम केपी नहीं सॉरी SMA1 SMA1, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देता हूं। तो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खासियत क्या है कि ये इसके जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, जो साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, वो हमारे पास ये वाला सीक्वेंस है जी 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 सी सी सी। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा? जी 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 सी सी सी। ये वाला रिस्ट्रिक्शन साइट है SMA1 के लिए, और ये कट लगाता है हमेशा जी और सी के दरमियान। किसके दरमियान? जी और सी के दरमियान। तो अगर इसको देखते हैं तो ये एक जी और सी ये है, एक जी और सी ये है। तो ये SMA1 जो है वो आके इस जी और सी का फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वो ब्रेक कर देगा, तो ये डीएनए यहां से कट जाएगा। अगर इसको हम देखते हैं तो ये 5 प्राइम है, डीएनए जा रहा था, और उसके आगे क्या हुआ? यहां पे कट लगेगा तो इस साइड पे क्या रह गया? जी जी जी। सही है। फिर कट लगा, उसके दूसरे किनारे पे क्या रह गए? सी सी सी, और आगे एक डीएनए जा रहा है जो कि 3 प्राइम है। अगर उसका दूसरा स्ट्रैंड हम देखें तो एक डीएनए जो है वो जा रहा था, इस साइड पे क्या है? सी सी सी। फिर उसके बाद क्या लगा? कट लगा। कट लगने के बाद यहां पे दोबारा यहां से क्या रह गया? जी जी जी, और आगे डीएनए जो है वो कंटिन्यू है, और ये 5 प्राइम पे हो गया। तो अगर कट लगने के बाद देखो, चाहे इस स्ट्रैंड में कोई दुम, कोई स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुई, कोई एक भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्स्ट्रा बाहर आया जो कि दूसरे हमारे पास ऑपोजिट स्ट्रैंड के साथ अटैच ना हो, दूसरे ऑपोजिट स्ट्रैंड के साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में शामिल ना हो, बल्कि सिंगल स्ट्रैंड बाहर निकल रहा हो, तो ना इससे निकल रहा है ना इससे निकल रहा है। तो ऐसे कट्स जिसमें डीएनए के सेगमेंट्स में कोई भी स्टिकी एंड ना बने, उसको बोलते हैं ब्लंट कट। उसको क्या बोलते हैं? ब्लंट कट। तो ये कभी कभी आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैगर्ड कट एंड ब्लंट कट। तो वो हमारे पास होप सो समझ आ गई। स्टैगर्ड कट लगा रहा था BAMH1, जो ब्लंट कट है उसकी एग्जांपल याद रख लो, वो कौन सा लगा रहा है? SMA1 लगा रहा है। जी 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 सी सी सी, उसका हमारे पास क्या है? पैलिंड्रोमिक रिस्ट्रिक्शन साइट है। इस तरीके से एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है और वो बतानी भी लाजमी है, वो ये है स्टैगर्ड कट के दौरान ही, किसके दौरान? स्टैगर्ड कट ही हम लगवाएंगे, लेकिन यहां पे कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज करते हैं। एक सीक्वेंस है वो मैं लिख देता हूं जी जी टी, क्या हमारे पास? टी ए सी सी। उसका ऑपोजिट क्या होगा? सी
सी ए टी जी जी, ऐसा ही है। अब ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिस पे हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है KPN1। कौन सा वाला? KPN1। ये KPN1 जो है वो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन साइन ढूंढ रहा होता है वो ढूंढ रहा होता है GGTACC या CCATGG, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा C और C के दरमियान कट लगाएगा। तो अब C और C कहां पर है? यहां पर है तो एक कट ये यहां पे लगाएगा, एक C और C यहां पर है तो एक कट यहां पे इसने लगा दिया, एक कट वहां पे लगा दिया, एक यहां पे लगा दिया। तो अब इससे जो हमारे पास, यहीं पे गौर से देखो, यहां से जो हमारे पास कट बनेगा वो हमारे पास देखो किस तरह का सेगमेंट बनेगा डीएनए का। ये 5 प्राइम था, डीएनए जा रहा था, आगे हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आया G T A और एक C और दूसरे C के दरमियान कट लग गया तो दूसरा C यहां पे आया और आगे डीएनए जो है वो कंटिन्यू हुआ 3 प्राइम एंड पे। फिर दूसरा इसका अगर एंड हम देखते हैं, दूसरा स्ट्रैंड देखते हैं तो उस पे ये था, उसके बाद इसके साथ C था आगे, लेकिन आगे कट लग गया तो यहां पे कट आ गया। तो अगला C हमारे पास, यहां से हम शुरू कर लेते हैं, ये C फिर A फिर T फिर G फिर G और आगे ये डीएनए कंटिन्यू हो रहा है 5 प्राइम पे। एक कट हमारे पास कौन सा बना? एक कट हमारे पास एक जो डीएनए का सेगमेंट है उसके अंदर भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गया, वो ये वाला बन गया, और एक सेगमेंट हमारे पास ये वाला बन गया। एक डीएनए का सेगमेंट ये बन गया, उसके अंदर भी वो दुम मौजूद है, वो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, स्टिकी एंड मौजूद है, इसके अंदर भी स्टिकी एंड मौजूद है। तो कट ये कौन से वाला हुआ? स्टैगर्ड कट ही हुआ। लेकिन गौर करो ये 5 प्राइम था तो इसका दूसरा कोना क्या होगा? 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम है तो उसका दूसरा कोना 5 प्राइम है, मतलब स्टिकी एंड 3 प्राइम वाला बन रहा है। इसका अगर स्टैंड को हम देखते हैं तो ये 3 प्राइम है, इसका दूसरा कोना 5 प्राइम है जो किसके साथ जुड़ा होगा। लेकिन अगर ये 5 प्राइम है तो इसका दूसरा कोना क्या होगा? 3 प्राइम। तो जो स्टिकी एंड है वो कौन से बन रहे हैं? 3 प्राइम स्टिकी एंड बन रहे हैं। ये चीज है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम स्टिकी एंड्स। तो ये जो हमारे पास स्टिकी एंड बन रहा है उसके जो लटकती हुई दुम है वो 3 प्राइम है। इट्स मीन कि इसके कोने पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। जो 5 प्राइम है उसका मतलब क्या है कि उसके कोने पे फास्फेट का ग्रुप होगा। तो ये जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं इसको 3 प्राइम स्टैगर्ड कट बोलते हैं या 3 प्राइम स्टिकी एंड्स बोलते हैं। जबकि जो जैसे BAM-H1 था वो 5 प्राइम था, इसका मतलब क्या था कि वो 5 प्राइम वाला स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहे थे। ये इतनी सारी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुक में एक छोटा सा टेबल है जिसके अंदर छोटी सी 3 लाइनें हैं और उसको समझने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं कि उसमें 3 प्राइम 5 प्राइम और स्टैगर्ड कट, ब्लंट कट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस और ये सारी चीजें क्या होती हैं। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन हमारे पास एंजाइम EcoR1 है, वो मैंने वैसे ही साथ लिखा हुआ है, वो क्या है? GAATTC। गुआनिन और एडेनिन दरमियान कट लगाएगा तो ये भी 5 प्राइम स्टैगर्ड कट ही देगा। ये चीजें याद रखो, EcoR1 स्टैगर्ड कट देता है, BAM-H1 स्टैगर्ड कट देता है, KPN स्टैगर्ड कट देता है लेकिन 3 प्राइम स्टिकी एंड्स के साथ, जबकि SMA1 जो है वो हमारे पास GGGCCC ब्लंट कट देता है। वो क्या देता है? ब्लंट कट देता है। ये BAM-H1 है। HIM3 हमारे पास बहुत सारे मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, तो वो हमारे पास है। ये चीजें हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर सीजर हैं वो काटते कैसे हैं, ये जो कैंचियां हैं वो डीएनए को काटती कैसी है, किस तरीके का कट प्रोड्यूस करते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टिकी एंड्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं और ये ज्यादा जीन क्लोनिंग में क्यों यूज होती हैं, अलग लेक्चर में। इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी उठता है कि यार ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर डीएनए को कट कर सकता है तो बैक्टीरिया का तो अपना भी डीएनए होता है, तो वो अपने ही बैक्टीरिया जो अपना ही डीएनए है उसको कट क्यों नहीं लगाता। तो क्वेश्चन आते हैं जहन में, उसका हम आंसर करेंगे अलग से जब हम डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको तसल्ली से देख लें। इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास इस पूरी टेक्नोलॉजी के दौरान मॉलिक्यूलर सीजर्स है। क्या आता है हमारे पास? मॉलिक्यूलर सीजर, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन या जिसका दूसरा नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। उसके एग्जांपल्स स्टैगर्ड कट क्या होता है, ब्लंट कट क्या होता है, 5 प्राइम स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, 3 प्राइम स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, कब डिस्कवर हुआ था, कहां पे ये नेचुरली पाया जाता है, उसको कैसे हम अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी इनसाइड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी हम चलते हैं, ये हमारे पास क्या था? एक टूल, दूसरा टूल, पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद कैंची, काटने के लिए हमें चाहिए थी कैंची।
सबसे पहले कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो अपना ही डीएनए क्यों नहीं काटते। ये बात दफा बोर्ड के जो पेपर है उसमें क्वेश्चन भी आ जाता है 3 नंबर के लिए, तीनों हो सकते, दोनों हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर तुम लोगों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल आखिर में, और बस 1 मिनट भी तुम लोगों के पास नहीं प्रॉपर आंसर करने के लिए, तो तुम लोग अगर सिर्फ ये फ्रेज लिख दो, सिर्फ ये चीज लिख दो कि रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, तो भी तुम लोगों को नंबर मिल जाएंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है वो अपना डीएनए नहीं काटते, तो ड्यू टू प्रोसेस विच इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। और ये किनमें होता है, ये बैक्टीरिया और आर्काई में क्योंकि ये सिस्टम मौजूद है, तो उनमें ये प्रोसेस होता है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन का। समझते हैं इसको। अब रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है यह बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फॉरेन डीएनए को इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ तो काट दिया जाता है, लेकिन अपने डीएनए को वो प्रोटेक्ट करते हैं, अपने डीएनए को वो प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, चलो समझते हैं। हमारे पास ये जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है इसमें बड़ी 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं एंजाइम्स की, बड़ी 2 इंपॉर्टेंट। एक को हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस, इसके बारे में हम तसल्ली से देख चुके हैं। एक को हम बोलते हैं मिथाइलेजेस। ये 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेजेस। किसका पार्ट है, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का। होता क्या है कि इस सिस्टम में बैक्टीरियल जो जीनोम है उसमें कुछ जीन्स होते हैं वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को बना रहे होते हैं। इन एंजाइम्स का काम है डीएनए को काटना, और कुछ जीन जो है वो मिथाइलेजेस एंजाइम्स को बना रहे होते हैं। इन एंजाइम्स का काम होता है डीएनए को प्रोटेक्ट करना। कैसे, देखो एंडोन्यूक्लियस, थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखें तो इसके 3 टाइप्स बनते हैं, ठीक है। टाइप 1 बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, टाइप 2 और टाइप 3। 3 टाइप्स के आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स मिलेंगे बैक्टीरिया के अंदर। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जो टाइप 1 है अगर उनके बारे में इन शॉर्ट बता दूं तो टाइप 1 ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन साइट से, किससे, रिस्ट्रिक्शन साइट, वो वाली साइट जहां पे मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए को काटना होता है, तो ये उस रिस्ट्रिक्शन साइट से तकरीबन 1000 बेस पेयर आगे पीछे काट देते, मतलब इस साइड पे या इस साइड पे 1000 बेस पेयर्स के बीच बीच जो है ये काट देते। तो ये अगर रिस्ट्रिक्शन साइट है तो टाइप 1 जो है वो यहां से नहीं काटेगा, वो यहां से आगे आएगा तकरीबन 1000 बेस पेयर्स और फिर उसके बाद काट लगाएगा, या इस तरफ जाएगा तकरीबन 1000 बेस पेयर्स और उस तरफ काट लगा देगा। ये टाइप 1 है। टाइप 2 क्या है, वो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, जैसे G88 और TTC में कर देता हूं इको R1 के लिए, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो अगर इस रिस्ट्रिक्शन साइट पे टाइप 1 हमारे पास आके एक्ट करते हैं तो वो इस सीक्वेंस से कोई 1000 बेस पेयर आगे पीछे काट लगाएंगे। अगर टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 एग्जैक्ट इसी रिस्ट्रिक्शन साइट पे जाके काट लगाएंगे, एग्जैक्ट इसी रिस्ट्रिक्शन साइट पे। और अगर टाइप 3 एंजाइम्स हैं तो वो इस रिस्ट्रिक्शन साइट से कोई 20-25 बेस पेयर जो है वो आगे पीछे कट लगा देंगे। बस ये इनमें थोड़ा सा फर्क होता है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में। हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रिस्ट्रिक्शन टाइप्स यूज हो रही है वो ज्यादातर वो टाइप 2 में है, ये बात याद रखना है। कौन से वाली है, टाइप 2, क्योंकि टाइप 2 उस रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट लगाता है, तो इस वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में टाइप 2 एंजाइम जो है वो ज्यादा यूज होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। ये तो हो गई कुछ टाइप्स। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम इसका क्या होता है, ये है जहां पर भी इसको डीएनए मिलता है तो वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स को ढूंढकर वहां पे कट लगा देता है, जिसके वजह से डीएनए जो है वो चॉप अप हो जाता है, उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और वो नाअहल हो जाता है, इलिजिबल हो जाता है आगे फिर सर्वाइव करने के लिए या आगे फिर डुप्लीकेट करने के लिए। तो ये इस वजह से जो बैक्टीरिया है वो फॉरेन डीएनए को तो खा जाता है, लेकिन अपने जो डीएनए है उसको ये कैसे महफूज रखेगा। बिलफर्ज ये बैक्टीरिया है, उसका जीनोम है, तो उसके जीनोम के अंदर भी तो पॉसिबिलिटी है कि G88TC हमारे पास क्या हो, साइट प्रेजेंट हो। तो इसको महफूज भी तो करना होता है ताकि जो एंजाइम उसने रिलीज किया वो जाके अपने ही डीएनए के इसको रिकॉग्नाइज ना कर दे। तो
तो उसके लिए ये क्या करते हैं, उसके लिए ये डीएनए की मॉडिफिकेशन करते हैं, अपना जो डीएनए है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ड्यू टू मिथाइलेजेस एंजाइम्स। ड्यू टू मिथाइलेजेस एंजाइम वो इस डीएनए के साथ क्या मॉडिफिकेशन करते हैं उसको देखते हैं। लेकिन इस मॉडिफिकेशन की वजह से फिर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो अपना जो जीनोम है, जो अपना उसके रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, उनको वो कुछ नहीं कहता, उनको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता ड्यू टू दैट डीएनए मॉडिफिकेशंस, ड्यू टू दैट डीएनए मॉडिफिकेशन। बस थ्योरीज में कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है उसके अंदर ये साइट्स जो है ये प्रेजेंट ही नहीं होती, इस वजह से फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो इस बार इस थ्योरी में कुछ ज्यादा जो हमारे पास वजन है वो नहीं है। ज्यादा बेहतरीन रीजन जो है वो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है, और उसमें क्या है कि जो मिथाइलेजेस एंजाइम्स हैं वो इस जीन को, इस जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, किधर गया, मॉडिफाई कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो है वो एक्स्ट्रा बातें थी, सिर्फ समझाने की खातिर थी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं वो बेसिकली टाइप 2 एंजाइम्स होते हैं। अब बेफर्ज ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, कौन सा है, बैक्टीरियल डीएनए है, उसके अंदर ये कोई साइट है GAATC, हमें पता है ये इको R1 के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूं, इसके अगेंस्ट ये क्या होगा CTTAAG। ये क्या है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल ओन क्रोमोसोम या बैक्टीरियल ओन डीएनए। तो अब बैक्टीरिया के अंदर कोई फॉरेन डीएनए आ गया तो जल्दी से हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर जीन्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन वाले, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होते हैं, कुछ जीन एक्सप्रेस होकर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स बना देते हैं, कुछ जीन्स एक्सप्रेस होकर मिथाइलेजेस एंजाइम्स बनाएंगे। और इस मिथाइलेजेस को अगर मैं प्रॉपर नाम दे दूं तो प्रॉपर इसका नाम है मिथाइल ट्रांसफरेजेस। मिथाइल ट्रांसफरेजेस, मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स का बेसिकली काम क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप, जो CH3 ग्रुप होता है इसको ट्रांसफर करना, इसको मिथाइल ट्रांसफरेजेस बोलते हैं। तो अगर मिथाइल ट्रांसफरेजेस हैं इट्स मीन कि ये मिथाइल ग्रुप को आके इधर अटैच कर देंगे, यहां पे ट्रांसफर करवा देंगे। ये जो मिथाइलेशन है, डीएनए मॉडिफिकेशन, एपिजेनेटिक्स कहीं ना कहीं पर जो है वो तुम लोगों ने पढ़ी होगी या पढ़ लोगे। तो डीएनए मॉडिफिकेशन में एक तरीका है हमारे पास मिथाइल ग्रुप ऐड करना। मिथाइलेजेस एंजाइम जो है, जो मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स हैं, वो एक मिथाइल ग्रुप को उठा के, ये जो एडेनिन है, कौन सा है, इस सीक्वेंस के अंदर जो एडेनिन है, उस एडेनिन पे कौन सा, नाइट्रोजन नंबर 5 पे, ये बात याद रखना, किस पे, नाइट्रोजन नंबर 5 पे नहीं, नाइट्रोजन नंबर 6 पे, सॉरी, नाइट्रोजन नंबर 6 पे आके एक मिथाइल का ग्रुप ऐड कर देते हैं। किसका ग्रुप ऐड कर देते हैं, मिथाइल का। ये एक ग्रुप उसने मिथाइल का ऐड कर दिया। इसी तरीके से जो साइटोसिन है, कौन सा है, साइटोसिन, तो इस साइटोसिन के नाइट्रोजन नंबर 4 पे या फिर नाइट्रोजन नंबर 5 पे, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिस होती हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो एडेनिन का जो हमारे पास बेस है उसके नाइट्रोजन नंबर 6 पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, और साइटोसिन के नाइट्रोजन नंबर 4 या नाइट्रोजन नंबर 5 पर आकर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। मिथाइल ग्रुप क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो ये CH3 है, इस पे भी मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, या इसी तरीके से हमारे पास ये C है तो इस पे भी CH3 आ जाएगा, ये A है तो इस पे भी CH3 आ जाएगा, इस पे भी CH3 आ जाएगा, इस पे भी CH3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो ये CH3 आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसने जब ये CH3 ऐड किए तो इस CH3 ऐड करने का फायदा क्या हुआ कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं उनको ये साइट रीड करने की जगह ही नहीं मिलती, उनको ये साइट रीड करने में हिंड्रेंस पेश आती है ड्यू टू मिथाइल ग्रुप्स, ड्यू टू मिथाइल ग्रुप्स। तो इन मिथाइल ग्रुप्स की वजह से उन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के लिए निशानी बन जाती है कि जहां पर ये बहुत ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच हुए डीएनए के ऊपर, उनको मैंने रीड ही नहीं करना, तो वो अपना जो डीएनए है उसको रीड ही नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो अपना डीएनए नहीं काटते, इसकी वजह से वो अपना डीएनए नहीं काटते। तो दैट वाज द रीजन। रीजन क्या थी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपना डीएनए क्यों नहीं काटते, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम व्हिच कंटेन्स टू क्लासेस ऑफ एंजाइम्स।
मिथाइलेजेस एंड एंडोन्यूक्लियेजेस। एंडोन्यूक्लियेजेस फॉरेन डीएनए को चॉप अप करते हैं, जबकि मिथाइलेजेस जो है वो उसका अपना जो डीएनए होता है उसको वो मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं? दो न्यूक्लियोटाइड्स को टारगेट करते हैं, एडेनिन को और साइटोसिन को। एडेनिन जहां पे उनको मिलता है उनको CH3 ऐड कर देता है नाइट्रोजन नंबर 6 पर, जबकि साइटोसिन जहां पे उनको मिलता है तो उनको नाइट्रोजन नंबर 4 या नाइट्रोजन नंबर 5 पे जाकर उनकी मिथाइलेशन कर देता है। क्या कर देते हैं इस प्रोसेस को? ये जो CH3 की एडिशन होती है इसको अगर प्रॉपर नाम दे तो दैट इज मिथाइलेशन, दैट इज मिथाइलेशन। तो इस मिथाइलेशन की वजह से फिर वो अपना डीएनए जो है वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स डीएनए चॉप अप नहीं कर सकता। ये बात समझ आ गई? और वो भी याद रखना जहां पे पॉसिबिलिटी है उस रिस्ट्रिक्शन साइट होने के, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हर जगह जाके भी काटेगा नहीं ना, उसको रिस्ट्रिक्शन साइट चाहिए होती है। तो वो पूरे डीएनए को बैक्टीरिया मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं उनको वो मॉडिफाई कर देते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर हो गया पहले सवाल का कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो अपना डीएनए क्यों नहीं काटते? Due to restriction modification system, due to methylation of adenine and cytosine, due to methyl transferases enzymes। ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि why sticky ends, या जिसका दूसरा नाम है कोहेसिव एंड्स, जहां पर कोहेसिव आ जाए या स्टिकी एंड्स आ जाए, समझ जाओ कि जो डीएनए का फ्रैगमेंट काटा है उसकी दुम में निकली हुई है, एक दुम उस तरफ निकली हुई है, एक दुम दूसरी तरफ निकली हुई है। 5 प्राइम भी हो सकती है, 3 प्राइम भी हो सकती है, लेकिन दुम में निकली है। दुम में का मतलब क्या है? शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स। वैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये दुम में सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। तो ये कहते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिस्ट या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो कोहेसिव एंड्स को क्यों प्रेफर करते हैं? तो कोहेसिव एंड को प्रेफर करने का उनके पास एक रीजन है। उनके पास क्या है? एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि बिलफर्ज ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। और इसके इस तरफ भी कोहेसिव एंड है, इस तरफ भी कोहेसिव एंड है। यहां पर TTAA है, यहां पर AATT है, सही हो गई? कोहेसिव एंड। अब इसको मैं किसी प्लाज्मिड में एंटर करवाता हूं, ये प्लाज्मिड का मैं एक सिरा जो है वो बना देता हूं, तो इसके अगेंस्ट भी यहां पे TT है, यहां पे AA है, ऐसा ही है। इसी तरह यहां पर भी TT है, यहां पर भी AA है, क्योंकि मैंने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, याद रखना ये मैं उस लेक्चर के दौरान भी हम बता चुके हैं कि जो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तुम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तुम लोग क्लोनिंग वेक्टर को भी काटोगे, तो ये स्टिकी एंड जब ये बन जाते हैं तो अब इसको जब मिक्स करते हैं मीडियम वगैरह में डालते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो स्टिकी एंड्स वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से जुड़ जाएं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू, ये रीजन है इसका आंसर यही है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन complementary न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है कि डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है, वेल्डिंग जो है वो बाद में होगी। डीएनए लाइगेज एंजाइम में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी स्टेबिलिटी हमें मिल जाती है, क्योंकि ये जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, थाइमीन एडेनिन के साथ, एडेनिन थाइमीन के साथ, और ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो थोड़े से बन जाते हैं यहां पर, जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। तो फिर थोड़े से अमाउंट में हमारे पास डीएनए लाइगेज आता है और यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर देता है। तो एक रीजन क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द कोहेसिव एंड्स ऑफ स्टिकी एंड्स। एक रीजन ये हो गई। दूसरी रीजन ये है कि जब इस तरीके से हमारे पास स्टेबिलिटी ऑलरेडी स्ट्रैंड में आ जाती है तो उसके बाद हमें लेस अमाउंट ऑफ डीएनए लाइगेज या जो ग्लू की जरूरत है वो हमें थोड़े से अमाउंट में चाहिए होती है। लेस अमाउंट ऑफ डीएनए ग्लू या डीएनए लाइगेज इज रिक्वायर्ड
इन केस ऑफ स्टिकी एंड्स, याद रखना, इन केस ऑफ स्टिकी एंड्स दो फायदे होते हैं स्टिकी एंड्स के। एक तो हमें जो डीएनए ग्लू है, जो डीएनए लाइगेज है, जो T4 डीएनए लाइगेज है, वो थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है। किसमें चाहिए होता है? थोड़े से अमाउंट में चाहिए होता है। दूसरा ये है कि जो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं स्टिकी एंड्स के एक दूसरे के साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो हमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। क्या चीज ज्यादा मिलती है? स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। और इन रीजंस की वजह से कोहेसिव एंड्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ब्लंट कट का ये होता है कि ये ब्लंट कट है। अब इसमें अगर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट आता है तो यहां पे स्टेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि उनके दरमियान कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही, बस डीएनए लाइगेज को हमने ज्यादा यूज करना है। और इसकी वजह से ही हमारे पास फिर पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारे पास प्लाज्मिड है और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। और दूसरी बात कि ब्लंट एंड के केस में हमें डीएनए लाइगेज भी ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो इस वजह से ब्लंट एंड, जो ब्लंट एंड कट्स होते हैं, वो हमारे पास ज्यादा प्रेफर नहीं किए जाते, क्योंकि वो लेस एफिशिएंट होते हैं और उसमें डीएनए लाइगेज भी ज्यादा यूज होता है। जबकि कोहेसिव एंड्स में हमारे पास स्टेबिलिटी भी आ जाती है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्लाज्मिड और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ स्टिकी एंड्स। और फिर क्या है कि इसमें हमारे पास डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो भी कम अमाउंट में चाहिए होता है। बस तीसरी बात, एक बात ध्यान में रखना कि स्टिकी एंड्स के लिए या कोहेसिव एंड्स अगर क्रिएट कर दिए हैं, EcoR1 यूज किया है, तो फिर टेम्परेचर हमें कम रखना होता है, कोल्ड टेम्परेचर रखना होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये जो न्यूक्लियोटाइड स्टिकी एंड्स के होते हैं, ये तो आपस में हमारे पास डबल स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, तो इनके डिनेचर होने का खदशा जो है वो ज्यादा रहता है। इसलिए इसको कोल्ड टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है स्टिकी एंड्स वाला। ब्लंट एंड्स को रूम टेम्परेचर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कोहेसिव एंड्स को ज्यादा यूज क्यों करते हैं। तीसरी बात जो है उस पे जाने से पहले ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के नाम सुने होंगे, जैसे EcoR1 है। क्या है? EcoR1। या जैसे हमारे पास और क्या है, HIM3, या इस तरीके से हमारे पास ZO1 है, BAMH1 है। तो अब बेसिकली ये नाम कैसे डाले जाते हैं, तो वो सिंपल है। BAMH1 वगैरह जो है कि ये जिस भी बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाते हैं उस बैक्टीरिया का नाम इनको दिया जाता है। जैसे EcoR1 में पहला जो कैपिटल लेटर होता है वो इस किस लिए यूज होता है? जीनस के लिए। जैसे कि इको में ई हमारे पास एशरिकिया है, क्या हमारे पास? एशरिकिया। और CO क्या है? कोलाई। तो ये एशरिकिया कोलाई से ऑब्टेन किया गया है, इसकी वजह से उसको नाम दिया जाता है EcoR1। और ये R1 जो है ये उसके मतलब स्ट्रेन्स पे है, जैसे EcoR1 हो सकता है, EcoS1 हो सकता है। तो वो उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, जिस स्ट्रेन से वो हासिल किया गया। और लेबोरेटरी में वो 50 नंबरिंग पे, अगर एक ही बैक्टीरिया से कई किस्म के हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको फिर रोमन नंबरिंग की जाती है, 1 2 3। इसी तरीके से हमारे पास HIM3 है, वो हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा है उससे ऑब्टेन किया जाता है। ZO1 जो है हमारे पास वो ज़ैंथोमोनास से हासिल किया जाता है। किसे? ज़ैंथोमोनास। और हो हमारे पास क्या हो जाएगा? होल्सिकोला। ये भी बैक्टीरियल स्ट्रेन है। तो ज़ैंथोमोनास होल्सिकोला से हमारे पास ये ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास BAMH1 जो है वो बैसिलस अमाइलो से हासिल किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है। तो ये जिस स्ट्रेन से, जिस बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है उसी की बेस पे इसके नाम जो है वो पढ़ते रहते हैं। ये सिंपल सी बात है, तो ये भी थोड़ी सी बतानी थी। अब